अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का तो हमारा चैप्टर जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ना, वो हमारे पास है हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है ना आपका टॉपिक, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो सारा कुछ आपने सबसे पहले देखना क्या है कि ग्लाइकोजन खुद क्या चीज़ है, ये ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन एक्चुअली एक स्टोर्ड फॉर्म है आपकी ग्लूकोज की। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म है। होता ये है कि जब बॉडी वेल फेड स्टेट में होती है तो क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज होती है ना, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी स्टोर कर लेती है। ये जो है ना उस कंडीशन में एक्सरसाइजिंग मसल्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए जो होता है वो हमें पता है कि ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होती है, असेंशियल सोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होनी होती है, तो ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए ना। तो अब ब्रेन सेल्स को भी चाहिए, ठीक है, उन सेल्स को भी चाहिए जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके एक्सरसाइजिंग मसल को भी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड के अंदर ना ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ से आती है सबसे पहले। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कहाँ कहाँ से आती है, सबसे पहले हम वो देखना चाह रहे हैं। ग्लूकोज सबसे पहले ब्लड के अंदर जो आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। सबसे पहले हमने देखना है इसके तीन मेजर सोर्स होते हैं। एक तो डाइट होता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उससे आता है। दूसरा इसका सोर्स होता है ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है आपके लिवर के अंदर, ठीक है, दो जगह स्टोर होता है, और आपके मसल्स के अंदर। ठीक है, और जब बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में जाती है तब ये जो लिवर और मसल में स्टोर ग्लाइकोजन होता है ना, ये क्या करता है, ग्लूकोज अपने ना ये ग्लूकोज से बना होता है ना, ये ग्लाइकोजन मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। इसने अपने ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर देना है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ना, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करके, तो इसने रिलीज करना शुरू कर देना है। एक तो ये सोर्स हो गया, एक ग्लाइकोजन खुद एक सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स होता है ब्लड में ग्लूकोज आने का, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीन सोर्सेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखना ये है कि जो आपकी डाइटरी इनटेक है ना, डाइटरी इनटेक ऑफ ग्लूकोज और उसके जो प्रिकर्सर है उसमें स्टार्च आ जाता है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, वो सारा कुछ आता है। वो जो होते हैं ना वो एक रिलायबल सोर्स होते हैं कि वो जो ब्लड को ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, वो हमने कल ही डिस्कस किया है कि आपके पास वो उस कंडीशन में होती है जब बॉडी का ये या डाइट से आपको नहीं मिल रही, ठीक है, ग्लूकोज, या ग्लूकोज का लेवल फॉल किया है, उस कंडीशन में आप जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हो। नॉर्मली ये जो है ना हम मैकेनिज्म ग्लूकोज की सप्लाई के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, और जो तीसरी फॉर्म जो हमने जिक्र किया है उसमें ये होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड, सब स्टोर्ड फॉर्म जो है ना, वो हमने जिक्र किया कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है उसकी। ठीक है, अब जब फास्टिंग में जाती है ना बॉडी, तो सबसे पहले रैपिडली मेटाबोलाइजिंग फॉर्म जो होती है ना, वो आपकी ग्लाइकोजन होती है। ये फौरन से टूट के ग्लूकोज देना शुरू कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम, ये रैपिडली मेटाबोलाइजिंग फॉर्म है और रैपिडली रिलीज करती है ब्लड के अंदर ग्लूकोज। लिवर ग्लाइकोजन सबसे पहले पहले काम करती है। लिवर क्या करती है, अपने ग्लाइकोजन को ब्लड में रिलीज करना शुरू कर देती है, उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट करवा देती है ताकि बॉडी को प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स भी डिप्लीट हो जाए, ठीक है, तब ये होता है कि स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं बॉडी के, जैसे हमने वो जिक्र किया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसकी बात करने लगे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हमने जिक्र किया था। ठीक है, उसमें क्या क्या जिक्र किया था हमने, ग्लिसरॉल से हमने बनाया था ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टेट, पायरुवेट, अमीनो एसिड्स वगैरह, इनको यूज करके हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस करा ली थी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ना ओवरव्यू हो गया हमने, जो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है जब बॉडी फास्टिंग में जाती है। अच्छा, अब हम ग्लाइकोजन पे अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेन हमारा टॉपिक ये है कि ग्लाइकोजन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसकी सिंथेसिस कैसी है, वो डिग्रेड कैसे होना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये जो हम ग्लाइकोजन का डिस्कस करने लगे हैं ना, ग्लाइकोजन का मेन सोर्स जो होता है ना, मेन स्टोर कहाँ कहाँ स्टोर होती है, वो मैंने एक बताया आपको, दो जगह होती है, एक लिवर में होती है, एक आपके स्केलेटल मसल्स में होती है। ठीक है, ये दो जगह पे स्टोर होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ना ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये होता ही है कि बाकी जो सेल्स होते हैं ना, दूसरे सेल्स, वो बहुत थोड़ी अमाउंट में ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं फॉर देयर ओन यूज जस्ट। ठीक है, और इसी ग्लूकोज ये जब क्या कहते हैं, देखो इसमें होता ही है कि
फंक्शन जो होता है ना मसल ग्लाइकोजन का, जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर की हुई है, इसने क्या करना है, रिजर्व फ्यूल रिजर्व, मतलब उसने एनर्जी को बचा के रखना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो ऑब्वियसली मसल में अगर ये स्टोर होगी स्केलेटल मसल के अंदर, तो ऑब्वियसली एज अ सोर्स ऑफ एटीपी ये यूज हो सकती है ना, क्योंकि इस मसल ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज को रिलीज करना शुरू कर देना है, ग्लूकोज की होनी है फिर ग्लाइकोलाइसिस, और उसमें से हमारे पास एटीपी वगैरह बननी है, वो सारा कुछ मैकेनिज्म होना है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस होगी, देन टी से साइकिल में जाएगा और वो सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज के सोर्स के तौर पे मसल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये ग्लाइकोजन यूज हो सकती है, ठीक है। और लिवर वाली जो होती है ना, ये तो मसल में तो यूज हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन वाला। उसके बाद हम बात करते हैं लिवर वाले की। लिवर में क्या होता है, लिवर में जो स्टोर है ना ग्लाइकोजन, उसने क्या करना है, उसने ना जब फास्टिंग की कंडीशन हुई है ना, वो उसने तब ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है, ठीक है। इसने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है ना उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और स्केलेटल मसल ने क्या करना था, उसने कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करनी थी, ठीक है। जब ग्लूकोज की कमी है या उस तरह है ना, तो उसने मसल के लिए कंट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए ना, तो उसने उस मकसद के लिए ग्लूकोज को रिलीज करना है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी हो गई डिस्क्रिप्शन। और एक बात, लिवर वाली जो ग्लाइकोजन है उसने जस्ट फास्टिंग की कंडीशन में लेस देन 24 आवर्स के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करनी है, मेंटेन करना है ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। उसके बाद लिवर कहता है कि मेरी जो ग्लाइकोजन है ना उसकी हो गई बस, ठीक है, अब कोई और मैकेनिज्म करो तो फिर फास्टिंग में गुजारा होगा, वरना मेरे ग्लाइकोजन पे गुजारा नहीं है, ठीक है। मसल वाली तो है ही खुद गर्ज, उसने तो अपनी कंट्रैक्शन के लिए यूज करना है, बाकियों को कुछ नहीं देना या ब्लड को कुछ नहीं देना, ठीक है। ब्लड को तो दे रही थी आपकी लिवर वाली ग्लाइकोजन ओनली, ठीक है, और वो सिर्फ मेंटेन करी जस्ट फॉर 24 आवर्स, ठीक है। ये तो मसला हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मोर देन 24 आवर का फास्ट हो ना, तो उस कंडीशन में हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी पड़ती है, हमने कल भी डिस्कस कर लिया हुआ था। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं मसल्स के अंदर किस हद तक स्टोर होती है ग्लाइकोजन, और आपके लिवर के अंदर किस हद तक स्टोर होती है। अच्छा, आप देखना, आपके ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल में उन्होंने कहा है कि 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। और वो आपके जो रेस्टिंग मसल्स होते हैं ना उनकी फ्रेश वेट का ओनली 1 to 2% बनाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका लिवर होता है, ठीक है, लिवर के अंदर कितनी ग्लाइकोजन होती है, लिवर के अंदर जस्ट 100 ग्राम ग्लाइकोजन होती है। आपको पता है लिवर का वेट मैक्सिमम 1 kg होता है, ठीक है। 1 kg वेट में से अगर 100 ग्राम ग्लाइकोजन ही है, तो इस 1 kg में से कितना परसेंट ग्लाइकोजन हुआ, 10%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिवर का 10% हिस्सा जो है ना वो ग्लाइकोजन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि उन्होंने कहा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की बात की हुई है कि अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो होते हैं ना लिवर के अंदर मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ डिजीजेस के अंदर। वो होता क्या है कि अगर ये जो स्टोर हुई हुई ग्लाइकोजन है, ठीक है, लिवर के अंदर या स्केलेटल मसल के अंदर ये यूज नहीं हो रही, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं हो रही, इसके डिग्रेडेशन में मसला है। मैं डिग्रेडेशन अभी आपको पढ़ाऊंगी। अगर इसकी डिग्रेडेशन में मसला है तो क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा अकोमुलेट करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीजेस होना शुरू हो जाती है, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है। इस तरह की डिजीजेस होती हैं। और उसकी वजह से उन्होंने एक बताया हुआ है कि बॉडी में ना जो आपके मसल मैस है, देखो लिवर तो आपका जस्ट 1 किलो का है ना, बाकी बॉडी का वेट जो है उसमें मोस्टली तो स्केलेटल मसल है ना, तो इसलिए जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई है बेशक वो स्केलेटल मसल का 1 to 2% बना रही है, फिर भी वो लिवर वाली ग्लाइकोजन की निस्बत ज्यादा है, ठीक है। मैंने बताया ना ये 400 ग्राम है, ठीक है, ये वाली जस्ट 100 ग्राम है, ठीक है। और ये 100 ग्राम होने के बावजूद इसका 10% बना रही है, और ये जस्ट मसल का 1 to 2% बना रही है, ठीक हो गया। ये इसकी एक बात हो गई। उसके बाद हम इस लिवर ग्लाइकोजन का ना स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे का होता है, दिखता कैसे का, ये होता क्या है कि ये एक ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज के ना सब यूनिट अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और आपको बताया कि ब्रांच्ड है तो ऑब्वियसली इसमें ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है, ऐसे करके ब्रांचेस बनी होगी,
ठीक है। ऐसे ऐसे करके ना ब्रांच किस्म का बहुत सारे इसमें रेजिड्यूज होते हैं, ग्लूकोज के रेजिड्यूज। और ये जो एक मैंने ये डॉट सा बनाया है ना, ये वाला, ये एक ग्लूकोज जो है, ये आपके पास होती है अल्फा डी ग्लूकोज होती है। ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवर रोटेशन आपने पढ़ी होगी, तो इसको डी वाली फॉर्म इसकी होती है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। जस्ट एक बात याद रखनी है कि इनकी पॉलीसेकेराइड चेन होती है और दूसरी बात कि वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम बात करने लगे इसके लिंकेजेस की। ठीक है। अब ये जो सेम एक चेन में लगे हुए जा रहे हैं, इनके दरमियान जो लिंकेज होता है ना, ये देखो ये सिंगल चेन में है, इनके आपस में जो लिंकेज होगा इसको हम कहेंगे अल्फा 1,4 लिंकेज होता है ये। ठीक है। ये जो इस चेन में एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के साथ है। ठीक है। एक अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ है। लेकिन एट द ब्रांच साइट, इसको अगर हम मिटा दें एक बार, ठीक है, ब्रांच साइट की बात करें तो देखना ये जो इन दोनों का रिलेशन है ना, ये देखो ब्रांच का और आपके ग्लूकोज का, ये वाला रिलेशन जो ब्रांच साइट पे होता है ये होता है अल्फा 1,6। ठीक है। अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है, दो लिंकेजेस का, कि जहां ब्रांच होगी वहां पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगा, जहां लीनियर चेन होगी वहां पे अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। और उसके बाद ब्रांच आएगी कब? ठीक है। एक चेन चल रही है उसमें ब्रांच कब आएगी? वो होगा ये कि आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उन्होंने कहा कि कोई एवरेज उन्होंने एवरेज एक बताई हुई 8 से 14 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज जब हो जाते हैं ना, तो होता क्या है, 9, 10 हमने 11, 12 हमने 12 ग्लूकोज चेन में अटैच कर दिए हैं। अब क्या होगा, 8वें के बाद 9वें के साथ चेन शुरू हो सकती है। ठीक है। ये देखो 9वें के साथ चेन शुरू हो सकती है, फिर उसके बाद 12वें के साथ चेन शुरू हो सकती है। ठीक है। ब्रांच बन सकती है। पता है क्या, ब्रांचिंग जो है ना, वो उन्होंने कहा 8 से 14 रेजिड्यूज के बाद ना एक ब्रांच लग जाती है जिसके ऊपर अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। ठीक हो गया। ये मैं आपको भी बताऊंगी आगे, हम जब इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, फिर देखेंगे कि अल्फा 1,6 लिंकेज होता कैसे है और उसको तोड़ते फिर कैसे है। ठीक है। अल्फा 1,4 लिंकेज कैसे बनता है और उसको फिर तोड़ते कैसे हैं, ये देखना है हमने। और एक उन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोजिन होती है, टोटल पूरा एक ग्लाइकोजिन का जो मॉलिक्यूल होता है या इसका मॉलिक्यूल जो पूरा होता है, उसके अंदर टोटल कितने ग्लूकोज के रेजिड्यूज होते हैं? 55,000 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज होते हैं एन एवरेज। ठीक है। इसके अगर एवरेज है ना, अप टू 55,000 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज होते हैं। और ये जो होता है ना ग्लाइकोजिन, खुद ये एज अ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो ये पॉलीमर जो होते हैं ना ग्लूकोज के, ये स्फेरिकल किस्म के ना साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के तौर पे, जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, सेल का साइटोप्लाज्म है, ये देखो ये साइटोप्लाज्म सारा पड़ा हुआ है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर एज अ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होता है कि उस साइटोसोल के साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर ही हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने इसकी सिंथेसिस भी करानी है, डिग्रेडेशन करानी है। वो हम डिस्कस करते हैं आगे, सिंथेसिस और आपकी डिग्रेडेशन के अंदर दोनों में बातें डिस्कस करते हैं। और एक बात बता दूं, आपकी जो ग्लाइकोजन पड़ी हुई है, ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इन दी साइटोसोल पड़ी हुई है, तो इनकी जो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन भी होगी ना, वो भी साइटोसोल में ही होगी। ठीक है। साइटोसोल में ही होनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स की फ्लक्चुएशन के बारे में। ठीक है। मैंने आपको बताया ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए सिर्फ लिवर अपना ग्लाइकोजन ऑफर करता है। ठीक है। ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग अ वेल फेड स्टेट, ठीक है, लिवर ग्लाइकोजन का लेवल वेल फेड स्टेट में ज्यादा होगा, और ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग में क्या होगा, इसका लेवल कम हो जाएगा। और जो होता है ना मसल ग्लाइकोजन, मसल का जो ग्लाइकोजन होता है, मैंने आपको बताया वो सिर्फ मसल कंट्रैक्शन के लिए यूज कर, एटीपी प्रोवाइड करने के लिए रखा हुआ है उसने, बेशक वो ज्यादा है लेकिन सिर्फ मसल की कंट्रैक्शन के लिए उसने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है। वो उसमें इतना खास फर्क नहीं आता फास्टिंग से, उसने मॉडरेटली कम होना है ड्यूरिंग फ्यू डेज फास्टिंग में ना, थोड़ा सा उसके ऊपर फर्क आना है। इवन कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग, वीक की भी फास्टिंग हो जाए ना, वीक्स के लिए भी फास्टिंग हो जाए,
तब भी जो मसल वाली ग्लाइकोजन है ना उसमें खास कोई इतना फर्क नहीं आता, मॉडरेटली डिक्रीज होती है वो, ठीक है। और मसल ग्लाइकोजन जो होती है ना वो मसल स्टोरेज में वो डिप्लीट होती है आपकी स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेज होती है ना उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक और बात बताई है कि लिवर, ये जो ग्लाइकोजन है ना इसकी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन जो है ना वो उन्होंने कहा कि गोज ऑन रहती है, कंटिन्यूसली वो होती रहती है। और इनके जो एंजाइम्स होते हैं ना जिन्होंने इसको ग्लाइकोजन को बनाना है या तोड़ना है, उनका लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, या वो फिर ग्लूकोज के स्टोर ग्लाइकोजन के स्टोर लेवल को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करने लगे हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया ग्लाइकोजन अगर हमने बनाना है तो हमने कहाँ बनाना है, साइटोसोल में बनाना है। सबसे पहले आपको ये बात बतानी चाहिए। बनना किससे है, इसने अल्फा डी ग्लूकोज से बनना है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनना है। उसके बाद ये कि इसने क्या करना है, ये वाला जो प्रोसेस है ना सिंथेसिस वाला जिसमें हमने सिंथेसिस करनी है, सिंथेसिस में एटीपी रिक्वायर होगी, हमें एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। अब एटीपी सप्लाई एनर्जी रिक्वायरिंग है ना, तो इसको एटीपी की जरूरत होगी, ठीक है। वो एटीपी क्यों यूज हो रही है, एनर्जी सप्लाइंग के लिए। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज यूज होनी है जिसको हम कहते हैं यूटीपी। मैं आपको उसका रोल बताऊंगी यूटीपी ने आगे करना क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी है हमने, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना, उसने अटैच होना होता है आपके इसके साथ, ये जो होता है ना आपके ग्लूकोज के साथ, ग्लाइकोसाइड रेजिड्यूज के साथ अटैच होना होता है। और एक मिनट रुको, हाँ, ये जो सबसे पहले आपकी जो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होनी है ना, ये आपका फ्लो चार्ट बुक में बना हुआ है, 11.5 फिगर है। आप बेशक इसी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बात है वो नोट कर लिया करो ताकि आपको टेक्स्ट में दोबारा घुसना ना पड़े। तो अब देखो, सबसे पहले क्या होना है, आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपकी ग्लूकोज जब बॉडी में एंटर हुई है, ठीक है, सेल के अंदर एंटर होती है। मैंने आपको बताया ना सबसे पहले सेल के अंदर जब एंटर होती है तो उसको सेल के अंदर रखने के लिए हम उसकी फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। किसने करानी थी ये फॉस्फोराइलेशन, आपके हेक्सोकाइनेज ने कराई थी, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस याद आया, ताकि वो साइटोसोल में ट्रैप होकर रह जाए, बाहर ना निकल सके। अब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में हमने ट्रैप किया है, लेकिन हमें जो इसकी फॉर्म चाहिए ना यहाँ पे फॉर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, वो हमें चाहिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म, ठीक है। हमने क्या करना है, एक एंजाइम यूज करना है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम यूज होना है। उस फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ने क्या करना है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसकी कन्वर्जन कर देनी इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, इसने अब क्या करना है, इसने अपना जो ग्लूकोज वाला पार्ट है ना, ये वाला ग्लूकोज वाला पार्ट, ठीक है, उसको अटैच करना है यूडीपी के साथ, ठीक है। अब यूडीपी कहाँ से आएगा, वो ऐसे आएगा कि हमने ऐड करना है यूटीपी, ठीक है। ये ट्राई फॉस्फेट है ना, ट्राई फॉस्फेट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर 3 फॉस्फेट है, ठीक है, 3 फॉस्फेट है ना, तो हमने इसको ट्राई से बना देना है डाई फॉस्फेट, ठीक है। और इसका एक फॉस्फेट इसका, ठीक है, और एक फॉस्फेट ये वाला, इन दोनों को हमने मिला के इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट निकाल देना है, ठीक है। ये वाला फॉस्फेट और एक इसमें से यूटीपी में से एक फॉस्फेट निकलना है, ये दोनों हमने साइड पे निकाल देने हैं, उसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये पायरोफॉस्फेट बन गया। अब क्या होता है कि एक, इसको हम मिटा रही हूँ एक बार, ठीक है। पायरोफॉस्फेट की कहानी देख लें। ये जो हमने पायरोफॉस्फेट बनाया है ये, अब इसको हम एंजाइम अप्लाई करते हैं पायरोफॉस्फेटेज, ठीक है, वो भी पी हम लिख रहे हैं, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है, उसने क्या करना है, इन दोनों फॉस्फेट्स को ना, जो इनका आपस में बॉन्ड बन गया था ना ऐसे ऐसे, ठीक है, अब इनको तोड़ के अलग अलग कर देना है, 2PI, दो पायरोफॉस्फेट ने इसको तोड़ के ना दोनों फॉस्फेट को अलग कर देना है, उनका हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ा है ये वाला, ठीक है, तोड़ के इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है, और इसमें वाटर ऐड होना है इस स्टेप में। इसकी तो कहानी हो गई यहीं पे खत्म। अब कहानी आगे जो चलनी है ना आपकी, वो चलनी है आपकी यूडीपी की और ग्लूकोज की। पीछे हमारे पास क्या चीज बची थी, हमारे पास बची थी एक तो हमारे पास यूडीपी बची थी,
और उसके अलावा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था ना, तो उसमें से 1 फॉस्फेट तो निकल गया। अब ये जो ग्लूकोज है ना और ये आपकी जो यूडीपी है, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लेना है और बना देना है, क्या बनाना है, यूडीपी ग्लूकोज। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज बना है ना, ये आपका मेन सोर्स है जिसने ये जो ग्लूकोज है ना, इसको चेन में ऐड करना है, परोना है। ये समझ लो कि एक मोती है, ये वाला ग्लूकोज जो है ना, यूडीपी ने इसको पकड़ना है, ये समझ लो ये सुई है, इसने पकड़ना है इसको ना आगे ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होती है, उसके साथ एक चेन की सीक्वेंस में लगाते जाना है। खुद इस यूडीपी ने निकलते जाना है, ठीक है, और ये ग्लूकोज ऐड करते जाना है, ठीक है। अब वो कैसे ऐड करने हैं आप देखना, ठीक है। ऐड इसने सिर्फ खुद को इसने यूटिलाइज नहीं करना, यूडीपी ने अपने आप को यूटिलाइज नहीं करना, इसने ग्लूकोज को हवाले करके ग्लाइकोजेनिन के खुद निकल जाना है। अब होना क्या है, एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है। ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन के ना ऑब्वियसली प्रोटीन है ना, प्रोटीन के अंदर ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके ना 194 वाले अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो होता है टायरोसिन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि होमोडाइमेरिक एक प्रोटीन है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके जो है ना टायरोसिन वाली इसका अमाइनो एसिड्स, उसके ऊपर होता है एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, इसके साथ अटैच करनी है ग्लूकोज, यूडीपी लेके आ रहा है, यूडीपी ग्लूकोज आया है ना, यूडीपी ग्लूकोज आया है, ठीक है, उसके साथ ग्लूकोज अटैच है। यूडीपी ने अपनी ग्लूकोज इसके हवाले करनी है और खुद जाना है निकल, ठीक है। अब ये बनेगा क्या, अब देखना ऐसे ही यूडीपी आते जाएंगे, मजीद जितने भी आपने सब यूनिट ऐड करने, जितने भी ग्लूकोज डालने हैं ना, यूडीपी ग्लूकोज आएगा, डालता जाएगा, खुद निकलता जाएगा। इसी तरह इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए ना क्या होता है कि आपका जो ग्लाइकोजेनिन है ना, ग्लाइकोजेनिन है, इसके साथ ग्लूकोज के सब यूनिट अटैच होना शुरू हो जाते हैं, यूडीपी ग्लूकोज ही लेके आ रहा होता है, ठीक है। इस सिंथेसिस में जो एंजाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। ये ग्लूकोज के जो एडअप हो रहा है ना, ग्लूकोज ऐड होता जा रहा है, यूडीपी निकलता जा रहा है। अब ये देखो, ये लीनियर सी चेन बनती जा रही है, ठीक है। अभी तक ये चेन जो बन रही है ना, ये सीधी बन रही है, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग कोई नहीं आई। और जहां तक हमने ऐड किए, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक यहाँ तक सब यूनिट ऐड किए हैं, तो ये आखिरी वाला जो ग्लूकोज है ना, ये आखिरी एंड है, इसको हम कहते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये, ठीक है। अब अगर हमने डिग्रेडेशन करनी है ना, तो इस ग्लूकोज को पहले निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, मतलब कहानी शुरू आखिरी वाले रिड्यूसिंग एंड से होती है, नॉन रिड्यूसिंग एंड से होती है, ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या है कि अभी हमने बनाई है सिर्फ लीनियर चेन, ठीक है, हमने डालनी है इसमें ब्रांचिंग। वो कैसे डालनी है, देखो, ग्लाइकोजेनिन, इसके साथ ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, अभी हम सीधी लीनियर चेन बनाते जा रहे हैं। अब अगर हमने इसमें ब्रांच डालनी है, तो ब्रांच डालने के लिए हम एक और एंजाइम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं 4,6 ट्रांसफेरेज। उसका जो 4,6 ट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, उसका जो है वो पूरा नाम होता है अमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज, ये इसका पूरा नाम है 4,6 ट्रांसफेरेज का, ठीक है, 4,6 ट्रांसफेरेज। इसको पूरे को इन्होंने ना छोटा सा नाम बना दिया 4,6 ट्रांसफेरेज। इसने अब ब्रांचिंग एंजाइम है ना, तो इसने ब्रांच डालनी है, ठीक है। अब इसने करना क्या है देखना, इसने ना, मैंने आपको पीछे बताया था कि 8 से 14 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज डालने के बाद ना ब्रांच डालनी है। ब्रांचिंग वाली साइट के ऊपर आपकी जो होती है ना वो बॉन्डिंग, वो अल्फा 1,4 नहीं होती, अल्फा 1,6 होती है सबसे पहली ब्रांच में, पहला जो ग्लूकोज डलता है। देखो, ग्लूकोज है, पहला ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के साथ ये फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ब्रांच डालनी थी, अब चेन हम लंबी नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ब्रांच डालनी है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज अटैच होगा ना, तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और अब इसके आगे यहाँ पे जो मजीद ग्लूकोज डलेगा वो वाले अल्फा 1,4 ही है, ये सारे अल्फा 1,4 हैं, ठीक है, अल्फा 1,4 है। इसीलिए ब्रांचिंग एंजाइम जो हमने यूज किया वो 4,6 ट्रांसफेरेज यूज किया कि पहला जो ग्लूकोज अटैच होना है ब्रांच साइट पे,
उसकी बॉन्डिंग अल्फा 1 6 है, बाकी सबकी अल्फा 1 4 है। ठीक है, अच्छा अब अगर ब्रांच डलती जा रही है, देखो ये ग्लाइकोजेनिन है, ठीक है, ये उसकी सीधी लीनियर चेन है। ठीक है, मैं अब ग्लूकोज नहीं इसमें बना रही, और इसके अंदर ये एक ब्रांच बन गई है, ये एक ब्रांच बन गई है। ठीक है, और एक और ब्रांच बना देते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली अगर सीधी चेन होती तो सिर्फ एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होना था, ये वाला। अब जब ब्रांचेस बन गए तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, और बाकी इस होल चेन के अंदर भी अल्फा 1 4 लिंकेज है। ठीक है, ये इस होल चेन में भी अल्फा 1 4 लिंकेज है। ये जहां पे ब्रांच बन रही है ना, ये यहाँ पे अल्फा 1 6 लिंकेज आएगी, और एक यहाँ पे अल्फा 1 6 लिंकेज। ठीक है, जहां जहां ब्रांच बन रही है वहां पे अल्फा 1 6 लिंकेज आएगी। ठीक है, बस ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। आगे मजीद यही एंजाइम्स यूज होते जाने हैं, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाना है, और एंड के ऊपर हमारे पास जो चीज बननी है वो हमारे पास ग्लाइकोजिन बन जानी है। फाइनल फॉर्मेशन क्या बननी है हमारे पास? ग्लाइकोजिन बन जानी है। अब दो बातें मैंने आपको बतानी है जो आपकी बुक में नोट नहीं है। ठीक है, ये आप चीज नोट कर लो कि आपके पास ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम जो था, ठीक है, ग्लाइकोजिन सिंथेज, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होती है ना किसी बंदे के अंदर, तो उसमें ग्लाइकोजिन फॉर्म ही नहीं हो रही, तो उस डिजीज को हम कहते हैं कि ग्लाइकोजिन टाइप 0 ग्लाइकोजिन स्टोरेज डिजीज। टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। कोई आपसे पूछे व्हाट इज टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, तो आपने कहना है इसमें आपके ग्लाइकोजन सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है, उसको हम कहते हैं टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। उसके बाद आपकी नेक्स्ट, आपने एक और अभी मैंने आपको बताई थी एंजाइम, तो हमने यूज करना था ब्रांचिंग के लिए, 4-6 ट्रांसफेरेज एंजाइम। अगर इस ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके नतीजे में जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं टाइप 4, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, और इस डिजीज को एक और नाम भी देते हैं हम, एंडरसन डिजीज। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, एंडरसन डिजीज। ये चीज आप नोट कर लो खुद से, क्योंकि आगे हम जब डिग्रेडेशन में पढ़ेंगे ना, बाकी जितनी टाइप्स है ना, 0 इधर आनी है और 4 वाली इधर आनी है, बाकी 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली और 5 वाली, वो चारों हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में। यहाँ पे हम सिंथेसिस के अंदर 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पढ़ रहे हैं, 0 और 4। ठीक है, ये बात यहाँ यहीं पे याद कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपनी इसकी एक और बात मैं बता दूं कि ब्रांच बनाना क्यों, क्या ब्रांच बनाने का मकसद है। एक्चुअली ये जो ब्रांचिंग होती है ना, अगर ये जो नॉर्मली ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन होती है, इसके अंदर हमने बताया कि हर 8 रेजिड्यूज के बाद एक ना एक ब्रांच आ जाती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ट्री लाइक होता है। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अनब्रांच्ड चेन्स, अनब्रांच्ड होते हैं ना जो पॉलीसेक्राइड अनब्रांच्ड होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड ही है ना, जो अनब्रांच होते हैं उनकी निस्बत ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये फार मोर सॉल्युबल है देन अनब्रांच्ड। ठीक है, मोर सॉल्युबल है। और एक और बात यहाँ पे बताई हुई है कि आपके पास जो प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स में ग्लाइकोजन थोड़ी होता है, प्लांट्स में होता है अमाइलोज। ठीक है, अमाइलोज में ना ब्रांचिंग नहीं होती, वो प्लांट टिश्यूज में होता है ना, है वो भी पॉलीसेक्राइड, है वो भी पॉलीसेक्राइड, लेकिन उसमें ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, वो उसमें लीनियर चेन है, बस सीधी सी चेन है। और ये जो आपके पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन तो आपका ब्रांचिंग वाला है, इसमें क्या है कि ऐसे है, इधर ब्रांच जा रही है, उधर ब्रांच जा रही है, इधर ब्रांच जा रही है, उधर ब्रांच, ऐसे करके इसका ब्रांचिंग किस्म का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात होगी, हमने ब्रांचेस की बात कर ली, सारा कुछ हमने जिक्र कर लिया इसका। उसके बाद हम जा रहे हैं इसकी डिग्रेडेशन पे। हमने बना तो लिया, अब इसको तोड़ना है हमने। ठीक है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन करनी है हमने, सॉरी भी बना दिया मैंने। ठीक है, डिग्रेडेशन करने लगे हम। अच्छा, अब आपके पास ये पूरी चेन बनी हुई है, और ये इसकी एक ब्रांच जा रही है, ये एक दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसको डायरेक्टली अगर ग्लूकोज यूनिट डायरेक्टली इसमें से रिमूव करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं,
ग्लूकोज को निकालना चाहते हैं तो हम इसकी लाइसोसोमल डिग्रेडेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको लाइसोसोम्स के जरिए तोड़ने की कोशिश करें तो लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है लाइसोसोमल, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। इसने क्या करना है, वाटर ऐड करते जाना है, ठीक है, और इसमें से ग्लूकोज निकालते जाना है, ठीक है। ये तो सीधी सीधी कहानी हो गई एक साइड पे, ठीक है, ये लाइसोसोम में होना है। लेकिन अगर हमने इसकी वैसे डिग्रेडेशन करानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिग्रेडेटिव पाथवे हो रहा है ना, ग्लाइकोजन स्टोर हुई है हमारे पास कहाँ कहाँ पे, लिवर में है और स्केलेटल मसल में है, ये आपके सिंथेटिक रिएक्शन को ही रिवर्स करके नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए सेपरेट सेट ऑफ साइटोसोलिक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। पहले जो मैंने आपको बताया था वो लाइसोसोम में हो रही थी, लाइसोसोम में अगर जाए तो वहां पे ऐसी डिग्रेडेशन होती है। और अगर साइटोसोलिक एंजाइम की बात करें तो उसको स्पेसिफिक सेट ऑफ साइटोसोलिक एंजाइम चाहिए होता है जिन्होंने इसको तोड़ना होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो ग्लाइकोजन निकलेगी ना, ये जो ग्लाइकोजन जब टूटेगी तो इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को डायरेक्टली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं निकालना, उसने सबसे पहले इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकालना है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। और वो उसने जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वाला काम निकलेगा ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो निकलेगी उसमें आपकी 1,4 बॉन्डिंग टूट के निकलेगी, ठीक है। जब हमने ब्रांचिंग तोड़नी है ना, ब्रांचिंग के अंदर आपके पास अकेली ग्लूकोज निकलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकलेगी। जस्ट ये बातें एक बार देख लो। जब हम 1,6 बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्री ग्लूकोज रिलीज होगी, और जब हम 1,4 बॉन्ड तोड़ेंगे तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होगी। वो कैसे रिलीज होगी वो मैं अभी आपको प्रोसेस बताती हूँ, देन हम डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने आपको कहानी बताई है कि ये देखो इसकी ब्रांचिंग है ये, ठीक है। ब्रांच साइड के ऊपर 1,6 लिंकेज है, बाकी होल चेन के अंदर 1,4 लिंकेज है। अब इसके अंदर कितने रिड्यूसिंग एंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये रिड्यूसिंग एंड है इसका, ये रिड्यूसिंग एंड है, ये वाला रिड्यूसिंग एंड, ये रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड सच, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। अब इन साइड जो ये जो येलो मैंने मार्क किया है ना, इन साइड पे हम ग्लूकोज निकाल सकते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में। इधर जो लिंकेज हुई है ग्लूकोज 1,4 लिंकेज है ना, तो हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं, साइटोसोलिक एंजाइम, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने क्या करना है, एक फॉस्फेट को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इस रिएक्शन में, और एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकाल देना है, ठीक है। इसी तरह इसने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना करते जाना है, जब तक आपकी ये देखो ब्रांच है ना, ये देखो, सॉरी मैं इसको रेड से ही बनाती हूँ। ये देखो होता क्या है कि आपकी ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें थे 8 रेजिड्यूज के बाद आ रही थी ना एक ब्रांच। सबसे पहले इसने क्या करना है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकालते जाना है, और ब्रांच साइड से और एंड से उस वक्त तक निकालते जाएगा जब तक उन एंड्स के ऊपर जस्ट 4 ग्लूकोज ना रह जाएं, ठीक है। उस वक्त तक इसमें से निकलते जाएंगे। जब 4 रह जाएंगे ना इन ब्रांच साइड्स के ऊपर, नॉन रिड्यूसिंग एंड्स के ऊपर जस्ट 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तब इसने कह देना है कि बस मेरी बस हो गई है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने कहना है कि मैं अब नहीं कर सकता, जब तक इनकी ब्रांचेस रिमूव नहीं करोगे तब तक मजीद डिग्रेडेशन नहीं हो सकती। अब ब्रांचेस रिमूव करने की बात आई है, अब देखना क्या करना है इसने, इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। होना क्या है, ये देखो नॉर्मली 8 रेजिड्यूज आ रहे थे और ब्रांचेस कितनी कितनी लंबी जा रही थी। अब ये देखो, ये जो ब्रांचेस है ना, इन ब्रांचेस में आपके जो ग्लूकोज रह गए ना वो 4 रह गए, ठीक है, बाकी निकल गए हुए। हमने वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब हमने किया है ना, उसके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में हमने निकाले हैं, वो सारे निकल गए ग्लूकोज, अब रह गए 4, ठीक है। ये देखो अब नौबत आई है कि हमने ये ब्रांच तोड़नी है, यहाँ से ये सिरा तोड़ना है हमने, ठीक है। अब इस सिरे को तोड़ने के लिए हम सबसे पहले एक डी ब्रांचिंग एंजाइम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं 4,4 ट्रांसफेरेज। 4,4 ट्रांसफेरेज ने क्या करना है, देखना ये जो है ना आपके पास, सॉरी इसको रेड से बनाते हैं, ये आपकी जो ग्लाइकोजन चेन है इसके साथ जस्ट से 1,6 बॉन्डिंग वाले ब्रांच
साइड जो है ना उसका एक ही सिर्फ ग्लूकोज रहने देना है, बाकी सारे ग्लूकोज है ना वो यहाँ से तोड़ के, सॉरी ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि 4 रह गए हुए थे, ठीक है। उसने क्या करना है, ये जो 4 ट्रांसफरेज है ना उसने सिर्फ ये वाला अटैच रहने दे देना है, ठीक है, क्योंकि 4 है ना, और बाकी 3 जो होंगे ना उनको यहाँ से उठा के इस नॉन रिड्यूसिंग एंड पे लगा देना है, ठीक है। इसके साथ जो लगे हुए थे बाकी 3, ठीक है, उनको यहाँ से उतार के इसके दूसरे किसी नॉन रिड्यूसिंग एंड पे लगाते जाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जस्ट ब्रांचिंग साइड पे जस्ट एक एक ग्लूकोज रह जाए, ठीक है। अब सिचुएशन क्या बनेगी वो देखना। सिचुएशन ये बनेगी कि आपके ये जो ग्लाइकोजन चेन थी, देखना ये जो ग्लाइकोजन चेन थी, अब ये जो ब्रांच साइड के ऊपर जस्ट एक एक ग्लूकोज रह गया है। 3 ब्रांचेस हमने बनाई थी तो उनपे एक एक ग्लूकोज रह गया जो कि 1,6 लिंकेज वाला था। बाकी इनके साथ जो हमने बाकी 3 जो थे ना अटैच हुए हुए ग्लूकोज, वो हमने यहाँ से उठा के ना यहाँ पे एंड्स पे लगा दिए। इसके तीनों ग्लूकोज उठा के इस एंड पे लगा दिए, ठीक है। ब्रांचेस में से उतार के हमने एंड्स पे लगाने शुरू कर दिए ताकि ये 1,6 बॉन्ड के लिए हमें एंजाइम अप्लाई करने की जगह मिल जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना वो एंजाइम लगाना है जिसने 1,6 बॉन्डिंग तोड़नी है, ठीक है। वो अब एंजाइम आएगा, वो एंजाइम साहब हीरो बन के आ रहे हैं, वो देखना वो एंट्री मारेगा। वो हमारे पास एंजाइम डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी होती है उसकी, ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, उसकी ये वाली एक्टिविटी होती है। उसने क्या करना है, ये जो अब ब्रांचिंग साइड पे एक एक ग्लूकोज रह गया हुआ है ना ये वाला, जस्ट 1,6 बॉन्डिंग को तोड़ते जाना है, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग टूट जाएगी ना तो ऑब्वियसली ये जो ग्लूकोज है ये जस्ट ग्लूकोज की फॉर्म में निकलेंगे एंड्स वाले। 1,6 बॉन्डिंग जब टूटेगी तो सिंपल ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं निकलेगा। ये ब्रांचिंग वाले निकल गए हुए हैं, ठीक है। ये आपने एंजाइम जो अप्लाई किया है इसने ब्रांचिंग साइड वाला जो एक एक रह गया था ना 1,6 बॉन्डिंग वाला वो निकालती है। अब बन के गया ये होल आपके पास ग्लाइकोजन बन गया लीनियर चेन, क्योंकि ब्रांचेस हमने खत्म कर दी हुई हैं। अब देन दोबारा हम इसके ऊपर वही एंजाइम अप्लाई करेंगे, आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फिर इसको हम दोबारा से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकालते जाएंगे इसके ग्लूकोज, और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जितने ग्लूकोज होंगे उतनी दफा ये प्रोसेस रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 चीजें बचती हैं ये पूरी चेन तोड़ने के बाद। एक चीज तो बचती है हमारी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बचेगी ना, और दूसरी चीज जो हमने ब्रांचिंग साइड से निकाली वो सिर्फ ग्लूकोज थी, ठीक है, क्योंकि वो 1,6 बॉन्डिंग तोड़ी थी, उसमें फॉस्फेट का कोई काम नहीं था, फॉस्फोराइलेज नहीं किया हमने उसे। अच्छा, यहाँ पे फिर देन हमने क्या करना है कि एक और एंजाइम, ये तो ग्लूकोज है, ये तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट सोर्स है ना, इसने तो यूज हो ही जाना है, इसने ग्लूकोज ही तो बनाना था ना, हमने ग्लाइकोजन को तोड़ के तो बनी बनाई है। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, अब हमने इसको कैसे यूज करना है, इसको हम क्या करेंगे, वही एंजाइम जो सिंथेसिस के शुरू में हमने अप्लाई किया था, याद करो, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के शुरू में मैंने बताया था ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा था, यहाँ पे हमने 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर लिवर में जाए, ठीक है, तो आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इसका 2 काम हो रहे थे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक एंजाइम था ट्रांसलोकेज, ठीक है, ट्रांसलोकेज इसको लेके जा रहा था कहाँ पे, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम पड़ा हुआ था, वो कौन सा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, याद आया, ग्लूकोनियोजेनेसिस में मैंने आपको पढ़ाया था। उसने क्या करना है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ये फॉस्फेट तोड़ देना है, अलग कर देना है, ठीक है, ये फॉस्फेट निकल गया और आपकी ग्लूकोज हो जाएगी फ्री, ठीक है, ये ग्लूकोज फ्री हो गई। ये वाला जो होल रिएक्शन हो रहा है ये आपका हो रहा है लिवर के अंदर, ठीक हो गया। इस तरह ये आपका जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो ग्लूकोज ये फ्री था, ये सारी ग्लाइकोजन टूट के ना इसने ग्लूकोज बना दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो है ना ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन और इसकी डिग्रेडेशन, उसकी कहानी हो जाती है पूरी, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट मैं आपको ना इन एंजाइम की अगर कमी होती है तो उन डिजीजेस के नाम बता रही हूँ,
उन डिजीजेस का डिस्कशन जो है ना मजीद वो हम कल करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाना है। जस्ट इनके देख लो, मैं एक बार पिछला भी बता देती हूँ। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 0 जो मैंने आपको बताई थी वो किसकी डेफिशिएंसी थी? आपकी ग्लाइकोजन सिंथेज की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, ये पहली हो गई। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरी पे, ये समझ लो, ये 0 वाली ही समझ लो। उसके बाद हम जा रहे हैं पहली के ऊपर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 1। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 1 किसे कहते हैं? आपको याद होगा जब मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 किस वजह से होगी? टाइप 1A जो होती है ना वो होती है आपकी ट्रांस फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो हमने एंड पे पढ़ा है ना एंजाइम, जो आपका टीसी उस पे ग्लूकोनेजेनेसिस के भी आखिरी स्टेप का एंजाइम था, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो टाइप 1A टाइप की ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है और उसको हम कहते हैं वॉन गिर्क डिजीज भी कहते हैं उसको हम। ठीक हो गया। उसके बाद 1B किस वजह से होती है? 1B होती है आपके पास ग्लूकोज 6 ट्रांसलोकेज, जिसने इसका हाथ पकड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेके जाना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। मैं आपको जैसे इनके नाम याद करा रही हूँ, इनकी डिटेल्स हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी पे जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, टाइप 2 पे जाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 पे। टाइप 2 जो होती है ना उसको हम कहते हैं पॉम्प डिजीज। ठीक है, दिस इज ओनली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज विच इज ऑल्सो अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज ऑल्सो। ठीक है, पॉम्प डिजीज जो है ना इसमें एंजाइम जो डेफिशिएंट होगा वो आपका होगा लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। वो मैंने आपको सबसे पहले नहीं बताया कि लाइसोसोम में अगर डिग्रेडेशन होगी तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? ये वो वाला एंजाइम डेफिशिएंट होता है, इसको हम डिजीज को कहते हैं पॉम्प डिजीज। एंड दिस इज द ओनली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज विच इज ऑल्सो अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज ऑल्सो। ठीक है, ये आपकी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। ठीक है, इसको हम रिमूव करके टाइप 3 की बात कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा, टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 में क्या होता है? आपके जो ब्रांचिंग एंजाइम्स है ना, ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम, सॉरी एक्सक्यूज मी, डी ब्रांचिंग एंजाइम जो थे ना हमारे, जो वो 2 थे यहाँ पे, 4,4 ट्रांसफेरेज। ठीक है, और दूसरा जो था आपका वो अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी वाला। ठीक है, अब ये दोनों जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इनकी डेफिशिएंसी होती है ना, तो हमारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 3। ठीक है, उसका नाम होता है कोरी डिजीज, कोरी डिजीज कहते हैं उसको हम। ठीक है, ये जस्ट अभी नाम याद कर लो। ठीक है, उसके बाद 4 वाले की बात करते हैं। 4 वाला मैंने आपको पीछे बताया ना, ब्रांचिंग वाला। 4 वाले की बात करते हैं। 4 वाले में क्या होता है कि आपका मैंने आपको उस डिजीज का नाम क्या बताया था? एंडरसन डिजीज होती है वो। उसमें आपकी जो ब्रांचिंग एंजाइम था, ये तो डी ब्रांचिंग था ना, ये वाला ये डी ब्रांचिंग था। यहाँ पे आपका ब्रांचिंग एंजाइम जो था ना, जिसने ब्रांचिंग डालनी थी आपकी सिंथेसिस के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज या फिर एंडरसन डिजीज। ठीक हो गया। उसके बाद हम 5वें की बात करते हैं, इसको रिमूव करके 5th वाले की बात करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, सॉरी एक मिनट, ये देखो 5 वाले की बात करते हैं। 5 वाले आपकी कौन सी थी? टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होना है उसको हम कहते हैं, उसमें आपका जो एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ना, उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसने साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज करना था, तोड़ना था। अब उस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज का नाम क्या होगा? मिकार्डल डिजीज। ठीक है, मिकार्डल डिजीज। ठीक है, ये जस्ट इन डिजीजेस के नाम याद कर लो आप। ठीक है, इसकी सिंथेसिस मैंने आपको बता दी, इसकी डिग्रेडेशन दिखा दी। अच्छा, आपने अगर ये चीज करनी है ना तो आप ये जस्ट फ्लो चार्ट्स भी कर लोगे ना, इसकी डिटेल्स में घुसने की जरूरत है ही नहीं खास। ये आपने स्टोरेज डिजीजेस यहाँ से कर लेनी है।
ठीक है, आपने खुद से अगर पढ़नी है ना, मैंने आपको जो चीजें बताई है ना वही आप इस पे डायग्राम पे नोट कर लो ना, तो जरूरत ही नहीं है इसके टेक्स्ट में घुसने की। अच्छा, एक बात रह गई पिछली सिंथेसिस में, सॉरी वो मैं आपको बताना भूल गई। उसमें ये था कि आपका जो सिंथेसिस में ना यूडीपी, देखो यूडीपी ग्लूकोज था ना, यूडीपी ने जब अपना ग्लूकोज दे दिया हुआ है ना, तो खुद यूडीपी के फॉर्म में रिलीज हुआ है ना। अब यूडीपी कैन बी रीजनरेटेड, ठीक है, यूडीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूटीपी अगेन बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। वो एटीपी कैसे यूज होनी है वो हमने यूज नहीं देखा था, वो मैं अब आपको बता रही हूँ, वो देख लो कि एटीपी कैसे यूज होनी है। होता क्या है, ये जो यूडीपी बन के आता है ना, इसने क्या करना है, इस एटीपी के साथ मिलना है। ठीक है, एटीपी का फॉस्फेट इसने खुद रख लेना है, खुद बन जाना है यूटीपी, और इसको बना देना है एटीपी को एडीपी। ठीक है, इसी तरह हमने यूज देख लिया एटीपी का इन दी ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर ये रोल है इसका। और ये जो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। यहाँ पे एंजाइम एक यूज होना है, यहाँ पे जगह नहीं है, उसको मैं बता देती हूँ। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज होता है एक एंजाइम, बुक में देख लेना लिखा होगा यहाँ पे। इलोंगेशन में ना लास्ट में 2 लाइनें हैं, उसमें अब देख लेना। जस्ट आप इसकी जो है ना वो कर लें फ्लो चार्ट्स इनके जो बने